विच इवेंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन बोथ वायरल एंजाइम एंड होस्ट एंजाइम। ठीक है, मतलब ये HIV के उससे पूछा गया है। ठीक है बेटे। फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी ना। ठीक है, तो ये क्या होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कौन कर रहा होता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा होता है ना मेरा बेटा। तो इसके अंदर कोई रोल है होस्ट के किसी एंजाइम का? नहीं सर, कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो उसका अपना एंजाइम होता है वायरस का। तो ये गलत हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोवायरल DNA, जब बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाता है, जो फिर होस्ट के अंदर जब इंटीग्रेट करता है तो उसका अपना एक एंजाइम होता है ना, इंटीग्रेज। किसका? वायरस का अपना। तो होस्ट का कोई यहाँ पे लेना देना है? कोई नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रो वायरल DNA इनटू वायरल मैसेंजर RNA, बिल्कुल यहाँ पे है। अब इसकी रीजन क्या है बेटा? इसकी रीजन ये है, वहां पे इसको क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर जब वो इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के DNA के अंदर, प्रो वायरल DNA बन जाता है। ठीक है, तो फिर जब उसने वायरल मैसेंजर RNA बनाना होता है, तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन की आपने चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा होगा, जो एंजाइम चाहिए होता है बेटे, RNA पॉलीमरेज, वो किसका होता है? होस्ट का होता है बेटे। ठीक है, मतलब वायरल जो वायरस है वो होस्ट के कंधे पे बंदूक रख के उसका एंजाइम यूज करके ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये आएगा। ठीक है बेटे। क्लीवेज ऑफ वायरल प्रोटीन इनटू फंक्शनल यूनिट, ये कौन करता है बेटे? प्रोटीएसिस करते हैं। तो वो तो उसका अपना ही एंजाइम होता है। किसका? वायरस का, वो अपना लेके आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरा बेटा। A virus is being studied has the capsid including nucleic acid, okay, within the cylindrical halo, okay, outer lipid bilayer मतलब enveloped है, okay, मतलब हमने enveloped वायरस ढूंढना है। ठीक है, जहां enveloped होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो मतलब आपने हेलो ढूंढना है, हेलिकल ढूंढना है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। हेलिकल वायरस सिमिलर TMV, ठीक है, हेलिकल वायरस तो है TMV, लेकिन ये तो नॉन इन्वेलप होता है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब TMV जो होता है बेटे वो नॉन इन्वेलप होता है, तो हमें तो इन्वेलप चाहिए। ठीक है बेटे। इसके बाद पोलियो वायरस, पोलियो वायरस की बात करें तो भाई पोलीहाइड्रल तो है। ठीक है, ठीक है, बट पोलियो वायरस इज ऑल्सो नॉन इन्वेलप्ड। तो हमें क्या चाहिए? इन्वेलप्ड चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। कम्प्लेक्स वायरस लाइक पॉक्स वायरस, बट फिर ये भी तो इन्वेलप्ड ही होते हैं। ठीक है, इन्वेलप्ड ही होते हैं और कम्प्लेक्स शेप होती है इनकी। ठीक है, तो हमें तो हेलिकल चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या बच गया बेटे? इन्फ्लुएंजा वायरस हैज हेलिकल शेप एंड इन्वेलप्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? TMV RNA जीनोम रॉड के शेप कैप्सिड प्लांट वायरस। ठीक है, T4 बैक्टीरियोफेज RNA जीनोम। ठीक है, T4 के अंदर तो DNA जीनोम होता है, गलत कर दिया यहीं पे ही उसने, गलत कर दिया। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है बेटे, उसने यहीं पे गलत कर दिया। ठीक है, इसके बाद है जी पॉक्स वायरस DNA जीनोम। ओके, रॉड शेप, नो 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 नो, नॉट रॉड शेप कैप्सिड बेटा, नॉट रॉड शेप कैप्सिड, इट हैज ब्रिक शेप्ड कैप्सिड या कम्प्लेक्स कैप्सिड। ठीक है बेटे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, पेपोवायरस, ठीक है, RNA में जीनोम रॉड शेप्ड। ठीक है, लेकिन आपने यही गलती कर दी। पेपोवायरस इज अ DNA वायरस, जो कि वाट्स बनाता था FTP के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या बच गया? TMV, मैंने आपको कहा था मोस्टली प्लांट वायरस रॉड शेप्ड एंड RNA वायरसेस। तो क्या आएगा? TMV रॉड शेप्ड भी, RNA जीनोम भी है और प्लांट वायरस भी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ गया जी। विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज, कहाँ गया? Which sequence of event is mismatched? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो ठीक है। इंटीग्रेस वायरल DNA को क्या करता है? होस्ट की जीनोम के अंदर इंटीग्रेस करता है। ठीक है, प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन क्लीवेज करता है, ये भी ठीक है। GP41, नो बेटे, GP41 एंड GP120 इसको समझ लीजिए। ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। ग्लाइकोप्रोटीन 120 दैट बाइंड attaches, okay, but GP41 that causes fusion,
जब कोई चीज ऐसे अटैच होती है बेटे वो फ्यूज भी तो करेगी ना, तो GP41 काजेज फ्यूजन। ठीक है, तो ये गलत है बेटे, FTP से लिया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, GP120 आना चाहिए था, क्योंकि GP141 क्या करती है, फ्यूजन करती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही मिसमैच है। उसके बाद यदि सिवियर वेट लॉस, वीकनेस, बल्कि ऐसा करते हैं, हम HIV का ना साइकिल पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं आप? चलिए HIV का साइकिल पढ़ लेते हैं। ठीक है, HIV का साइकिल पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होती है बेटे बाइंडिंग, कौन करवाता है, GP120। ठीक है, फ्यूजन, फिर क्या कौन करवाता है, ठीक है, जिसे आप पेंट्रेशन भी कहते हो, ठीक है जी, फ्यूजन होगी तो पेंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, 41, GP41। उसके बाद क्या है बेटे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वैसे अनकोटिंग शूटिंग होती है, सारा कुछ होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है बेटे, डबल स्ट्रैंड, उनका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है उसको क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है बेटे, इंटीग्रेशन होती है, प्रोवायरल DNA बनता है। ठीक है, जो से आपने डबल स्ट्रैंडेड बनाया था वो होस्ट के DNA के अंदर जाता है, फिर उसकी रेप्लिकेशन होती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है प्रोटीन वगैरह बन जाती हैं। ठीक है, फिर असेंबली होती है और फिर बडिंग हो जाती है। ठीक है बेटे, ये साइकिल है, मैंने इसका शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे दिया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, चलें जी, अब हम अपने MCQ के साथ। सवेयर वेट लॉस बेटे, ये FTP से लिए 26 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सवेयर वेट लॉस, परसिस्टेंट डायरिया, मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, मेरा बेटा बात सुन लो, एड्स को हम ब्लैक ब्लैक पे चले जाते हैं। एड्स को, ठीक है, आपकी FTP 3 में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेजेस में। ठीक है, एसिम्टोमेटिक कैरियर, इसके अंदर क्या होता है बेटे, फीवर्स भी होता है, चिल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये होता है कि बेटे सिम्टम्स आपको एड्स की नजर नहीं आती। फीवर होता है, चिल्स होता है, ये सिम्टम्स नहीं है एड्स की। ठीक है बेटे, ठीक है, या ऐसा होता है कि अगर आपको एड्स के सिम्टम नजर आ जाए, फीवर चिल्स, अगर आप उसको सिम्टम कंसीडर करें HIV की, ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि फीवर, क्योंकि कोई वजह तो हुई है ना, कोई इन्फेक्शन ही हुआ है ना, फिर कोई फीवर हुआ है। फीवर इन्फेक्शन की वजह से ही होता है ना, चिल्स होते हैं, एकिस एचिस वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है। ठीक है, आप उसको कंसीडर कर लो HIV के सिम्टम्स है। बट इसके अंदर मेजर जो हॉल मार्क है ना बेटे, वो ये है कि इसके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं ना वो डिसअपेयर हो जाती हैं, मंथ के लिए, सालों के लिए, महीनों के लिए डिसअपेयर हो जाती है, एसिम्टोमेटिक कैरियर। दूसरा है जी एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स, ठीक है, ARC। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। इसके अंदर जो हॉल मार्क है बेटे वो क्या है, क्रोनिक डायरिया है, मेमोरी लॉस है, और परसिस्टेंट लिम्फ नोड स्वेलिंग, लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं जिसे। ठीक है, एक्जिला में, यानी कि आपकी बगल में और ग्रॉइन में। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है ना, फुल ब्लोन एड्स। बेटे दिस इज द इंपॉर्टेंट, बिकॉज एड्स का मतलब क्या था, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब जब इंसान का इम्यून डेफिशिएंस होगा तो मजीद इन्फेक्शन उसको, जब तक ना इंसान कमजोर होता है तो दूसरे इन्फेक्शन उसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। तो ये कहाँ पे होता है बेटा, ये तीसरी स्टेज में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपने कहा था ना CD4 सेल्स, तो इम्यून सिस्टम है ना, तो जब ये एक सर्टेन सतह से नीचे गिर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है इंसान का। तो फिर ये इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन काज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इसको आपके FTP ने कहा फुल ब्लोन एड्स, तो ये तीसरी स्टेज होती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तीसरी स्टेज फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो जाते हैं बेटे, क्या हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। एसिम्टोमेटिक कैरियर में क्या होता था, सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाता था मंथ और या सालों के लिए। एड रिलेटेड कम्प्लेक्स में क्या था, लिम्फेडिनोपैथी थी, क्रोनिक डायरिया था, मेमोरी लॉस थी। एक्जिला और ग्रोइन के अंदर क्या था बेटे, लिम्फ नोड स्वेलिंग थी। ठीक है बेटे, क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है तो बता दीजिए। ठीक है मेरा बेटा। और वैसे अर्ली HIV इन्फेक्शन में क्या होता है बेटे, फ्लू लाइक सिम्टम वगैरह ATC होता है, लेकिन ये है कि आपकी FTP में ये 3 है, तो फुल ब्लोन C, मतलब फुल ब्लोन एड्स आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, बेटे ये मैंने आपकी FTP का पूरा पैराग्राफ है, उधर से MCQs बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीवायरल थेरेपी इन द पेशेंट, ट्रू एडिकेट, वायरस परमानेंटली, गलत। ठीक है बेटे,
इट्स नॉट अ क्योर। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो होती है ना बेटे, इट्स नॉट अ क्योर। इससे होता क्या है बेटे, AR टीवी से? इससे ये होता है कि बेटे, जो CD4 सेल जो होते हैं ना, वो डिप्लीट हो रहे होते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसको प्रिजर्व करता है ये, ठीक है। मेन काम क्या है? HIV का जो बेटे वायरस है ना बेटे, HIV का वायरस, उसकी जो रेप्लिकेशन हो रही है उसको स्लो कर देना, ठीक है। तो बेटे क्या होता है कि इस कंट्रोल द वायरल रेप्लिकेशन विदाउट क्योरिंग द डिजीज, दिस इज करेक्ट। ठीक है बेटे, क्लियर है बेटे? ठीक है। टू प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, नो। ART क्या है बेटे? ये पूरी लाइफ चलती है। क्या करता है ये? पूरी लाइफ चलती है। क्या करता है बेटे? पूरी लाइफ चलती है। ये टेम्परेरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, ठीक है, नो। इट रिड्यूसेस वायरल लोड, वायरल लोड, वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब क्या होता है कि रेप्लिकेशन को स्लो कर देता है, ठीक है। तो मैंने आपके FTP के एक पैराग्राफ को एक MCQs बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटे, उसके बाद आता है जी, ग्लूकोज सर्व एज प्राइमरी सेलुलर फ्लूइड विच फैक्टर डिटरमाइन स्पेसिफिक पाथवे। ये बहुत आसान MCQ तो यहाँ पे टाइम से नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। माइटोकाइंड्रिया नंबर की, नो। ये तो कैपेसिटी डिफाइन करेगा ना, पाथवे तो डिफाइन नहीं करेगा ना। कैपेसिटी मतलब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कैपेसिटी डिफाइन मतलब कितनी कैपेसिटी है कि उसको वहां पे कितना उसका सेलुलर रेस्पिरेशन हो सकती है वहां पे, ठीक है। जो पाथवे है वो को डिफाइन करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। कहने का मकसद ये है, यहाँ पे क्या आता है बेटे, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन दैट अलो माइटोकॉन्ड्रिया टू मैक्सिमाइज एनर्जी, बेटे ये डिट पैक्ट लाइन उठाई है मैंने आपकी, कहाँ से? PTP से, ठीक है। इसके जो क्रिस्टाई होते हैं ना बेटे, ये होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया। ये उसके आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्रिस्टाई मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है अंदर की तरफ। अगर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाए तो जो मैट्रिक्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? मैट्रिक्स आगे, सॉरी, क्रिस्टाई होते हैं, क्या करते हैं बेटे? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। विच फीचर ATP मेक्स इज सेल इमीडिएट एनर्जी सोर्स? बेटे ATP के आपने कहा था 3 बॉन्ड होते हैं, 3 फास्फेट होते हैं। तो इसका दूसरा तीसरा बॉन्ड है बेटे, ये सबसे ज्यादा हाईली एनर्जी होती है, ठीक है। और ये जब ब्रेक होती है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं टाइम इसलिए क्यों नहीं जाया कर रहा इस पे, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ATC वगैरह, उस पर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट का मेटाबॉलिज्म आप अगर मेरा बेटा समझ लो, यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको फैट के मेटाबॉलिज्म से। फैट का मेटाबॉलिज्म यहाँ समझ लेते हैं, आप इसके नोट्स बना लेना बेटे। क्या करना है इसके? नोट्स बना लेना बेटे। फैट किस किस से मिला होता है मिलकर बेटा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ठीक है बेटा। इस पे ना पसीना थोड़ा आ जाता है पेन पे ना, तो ये मसला करने लग जाता है। चलें जी बेटा। फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। बेटे ग्लिसरॉल क्या करता है आपको अगर याद हो मेरा बेटा, हमने कब साइकिल पढ़ा था, ठीक है। ग्लाइसरॉल का तो सिंपल सा फंक्शन है, क्योंकि देखो ये क्या करता है बेटे, जो ग्लाइसरॉल होता है वो फास्फोरिलेट करके बेटा वो यहाँ आ जाता है, वो क्या बन जाता है? G3P। वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। वो यहाँ आ जाता है, वो डैप के अंदर कन्वर्ट होता है, डैप फिर क्या कन्वर्ट होता है? GP3 के कन्वर्ट होता है, ये होता है, फिर आगे ये साइकिल चलता है, ठीक है। तो हमने आपके PMDC सिलेबस में है ना कि आपने फैट की और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को, रेस्पिरेशन को ग्लूकोज के साथ रिलेट करना। तो बेटे रिलेट ऐसे होगा, जो उसका ग्रेसरोल पार्ट होता है बेटे वो ऐसे इंटर होता है इसके अंदर, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंटर हो गया। बच क्या गया अब? फैटी एसिड बच गए। क्या बच गया? फैटी एसिड। बेटे फैटी एसिड क्या करते हैं बेटे? वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या करते हैं? वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है बेटे, बीटा ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है ये पसीना? क्या होता है बेटे? बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटे। बीटा ऑक्सीडेशन होती है,
इसके नतीजे में क्या होता है बेटे, अब समझिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन जब होती है ना बेटे, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो फैटी एसिड है वो कितने कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, फर्ज क्या हो, मैं कहता हूं कि वो 18 कार्बन कंटेनिंग है, जो कि आपकी एग्जांपल दी हुई है बलोचिस्तान में या केपीके में। ठीक है, ऐसा होता है कि हर साइकिल के अंदर ना, बीटा ऑक्सीडेशन के हर साइकिल के अंदर, ठीक है बेटे, 2 कार्बन निकल जाते हैं। मतलब 18 कार्बन का फैटी एसिड है तो 9 साइकिल चलेंगे। ठीक है, हर साइकिल के अंदर 2 कार्बन निकल जाते हैं, और 2 कार्बन क्या करते हैं बेटा, वो एसिटाइल को ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिटाइल को ए। आपको याद है एसिटाइल को ए बेटे, पायरुवेक ओसे एसिडिक ऑक्सीडेशन के अंदर बेटे वो क्या होता था, वो सेंटर होता था क्रब साइकिल के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, ये क्रब साइकिल में जाएगा। क्या करेगा बेटा? क्रब साइकिल में जाएगा। समझ आ रही है बेटे? फिर इसके अलावा हर साइकिल जो बीटा ऑक्सीडेशन का है वो 2 कार्बन तो निकाल ही रहा है, एसिटाइल को बना ही रहा है, बट साथ साथ वो एक FADH और एक NADH ये भी निकालता है हर साइकिल के अंदर। मतलब हर साइकिल के अंदर क्या निकल रहा है, 2 कार्बन जो कि एसिटाइल को की फॉर्म में निकल रहे हैं, और FADH एंड NADH एक एक निकल रहे हैं। तो मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा लिपिड हैज मोर एनर्जी देन ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? कि बेटे देखो, एक तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ से एनर्जी दे रहा है, FADH और NADH की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, वहां से जाके आपको पता है कि NADH 3 ATP पैदा करते हैं, एक FADH 2 ATP पैदा करता है। ठीक है, और एसिटाइल को जाता है बेटे क्रब साइकिल के अंदर जाता है, क्रब साइकिल के अंदर फर्दर जाके वो NADH और FADH प्रोड्यूस होता है, फिर फर्दर जाके वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, वहां जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोहरी तौर पे आपको एनर्जी दे रहा है 2 तरीकों से। डायरेक्टली भी एसिटाइल को से जाता है, फिर वो क्रब साइकिल में जाता है, वो FADH NADH प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और डायरेक्ट फास्फोरेट सबस्ट्रेट लेवल भी ATP प्रोड्यूस होते हैं क्रब साइकिल के अंदर। FADH डायरेक्टली भी बीटा ऑक्सीडेशन क्या करता है बेटे, FADH और NADH प्रोड्यूस करता है, जो कि जाके ACTC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, वहां जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ये आपका है, आप इसको कोरिलेट करो ग्लूकोज के उसके साथ, रेस्पिरेशन के साथ। यहाँ को रिलेट कर लो, मैंने आपको सारे रिलेट करके बता दिया। ये है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन बेटे। चलिए अब चलिए इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ई ट्राइग्लिसराइड, ये बेटे ये तो आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी है। ट्राइग्लिसराइड क्या बनाता है बेटे, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। ठीक है, ई ट्राइग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, ये तो गलत हो गया, मतलब एक जहां जहां होगा वो गलत हो गया। ये गलत है, ये गलत है, तो बच गया। अच्छा, ग्लिसरॉल डायरेक्टली इंटर ग्लाइकोलाइसिस फॉस्फोरिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉस्फोरिलेशन होती है, G3 बनता है। ठीक है, फिर वो डैप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, डैप फिर क्या होता है, फिर फर्दर वो ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, सिंपल इज दैट। ग्लिसरॉल सी फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, आगे किससे चलता है फिर, G3 किससे चलता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट यील्ड मल्टीपल एसिटाइल कोए, बिल्कुल। हर साइकिल कितने देता है, 2। अगर 18 का फैटी एसिड है तो 9 एसिटाइल कोए देगा। ठीक है, फैटी एसिड मर्ज इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया बिफोर अंडरगोइंग, क्यों, बीटा ऑक्सीडेशन क्रब साइकिल। ठीक है, ये ETC कहाँ होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 1 2 3 क्या ठीक है बेटे, 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन मसल सेल अकर्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट, बेटे अगर ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट होती तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती। गलत। ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट टू मीट, बिल्कुल। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं अच्छी आ रही, तो फिर क्या होगा बेटे, पायरुवेट क्या होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लैक्टिक एसिड क्या प्रोड्यूस होगा, NADH प्लस। फिर ये ग्लाइकोलाइसिस को भी कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है, NADH प्लस NAD प्लस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, बेटे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सांस आना तेजी से इंक्रीज हो जाएगी ना, सांस लेना आप जल्दी से इंक्रीज कर, आप मतलब जो पेशेंट होगा सांस जल्दी से लेना शुरू कर देगा। ठीक है, उसका क्या लेना देना है इसके साथ, तो ये गलत है। ग्लूकोज स्टोर आर डिप्लीटेड इन द लीवर, जब भी ग्लूकोज स्टोर बेटे डिप्लीटेड होता है तो बेटे ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है बेटा, ग्लूकोज को बनाना। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। विच इवेंट प्रोड्यूस हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मॉलिक्यूल, बहुत आसान MCQs। मैंने आपका ये क्या किया है, उसको कहते हैं कोरिलेट किया है कि आपको सारा कुछ आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पता होना चाहिए। ठीक है, चलो समझे बेटा। ग्लाइकोलाइसिस इसके अंदर तो 0 है। पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन बेटा, ठीक है, 2 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पर ग्लूकोज की बात हो रही है ना, पर ग्लूकोज की,
तो पायरुवेट दो जाएंगे ना, और पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर। तो हर पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। तो दो पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन दो प्रोड्यूस करेंगे। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के अंदर बेटा हर जो पायरुवेट एसिड है वो एसिटाइल कोए में जाता है। इस हर एसिटाइल कोए क्या करता है बेटे, दो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। तो पर ग्लूकोज क्या होंगे, चार कार्बन डाइऑक्साइड पर क्रैब साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होती है, तो क्या आना चाहिए, क्रैब साइकिल। तो हम इसको अगर टेबल बनाएं, ठीक है, अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जीरो, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, दो, क्रब साइकिल चार, ईटीसी जीरो। तो टोटल ग्लूकोज जहां ग्लाइकोलाइसिस से ईटीसी तक कितने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं बेटा, छह। ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन ईच पायरुवेट yields, ठीक है, वन एसिटाइल कोई गुड, वन NADH गुड, वन कार्बन डाइऑक्साइड गुड, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ठीक है, कहाँ अकर करता है बेटे बताओ, बताओ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ठीक है, फॉर एवरी ग्लूकोज टू FADH और प्रोड्यूस, क्या FADH प्रोड्यूस होता है बेटे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, हरगिज नहीं बेटा। FADH कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटे, क्रब साइकिल में। इट लिंक ग्लाइकोलाइसिस टू क्रब साइकिल, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो जहां जहां तीन होगा तो बेटा वो गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वन टू थ्री, और वैसे भी आपने ऊपर से देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए। विच प्रोसेस रिमूव टू कार्बन फ्रेगमेंट सिक्वेंटली फ्रॉम फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन में एक्सप्लेन कर चुका है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करते क्योंकि आगे टाइम थोड़ा रह गया, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 35 का सी, ठीक है बेटे। अच्छा, पायरुविक एसिड क्या करता है बेटे, कितने कार्बन रिमूव करता है, एक कार्बन, किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। क्योंकि क्या एसिटाइल को टू कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड थ्री कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी गलत है। तो क्या आएगा बेटे, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन, प्रोटीन आर मोस्ट लाइक टू सर्व एज मेजर सोर्स व्हेन, बेटे एक बात याद रखिएगा, आपकी बॉडी की पहली तरजीह होती है ग्लूकोज, फिर होती है फैट, अगर ग्लूकोज नहीं है तो, अगर फैट नहीं है तो फिर प्रोटीन होती है। ये आप मेरी बात याद रख लेना, ठीक है। ग्लूकोज सप्लाई से अबंडेंट, फिर बेटा ग्लाइकोलाइसिस करेगा वो, ठीक है, अपना वो नॉर्मल प्रोसेस करेगा, तो क्यों उसको प्रोटीन को यूज करना है, गलत। द बॉडी इज फास्टिंग और स्टारवेशन स्टेट, इसको आप सोचो, अभी इसको दिमाग में रखो। दिस इज एक्सेस फैट स्टोरेज, बेटा फैट स्टोरेज अगर ज्यादा होगा, मैंने आपको क्या कहा था, अगर फैट स्टोरेज है पड़ी तो प्रोटीन की तरफ नहीं जाएगी आपकी बॉडी, ठीक है, तो ये भी गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक इज हाई, बेटे कार्बोहाइड्रेट्स अगर इनटेक हाई है तो फिर ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस होनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि कार्ब्स तो प्राइमरी सोर्स है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये मैंने प्यूरी लाइन उठाई है आपकी टेक्स्ट बुक से, मेरे ख्याल से बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक है, उसकी लाइन उठाई है मैंने, ये KPK की है। द बॉडी इज फास्टिंग एंड स्टारवेशन स्टेट, ठीक है बेटे। फास्टिंग हो रही है, स्टारवेशन, ना फैट ले रहे हो ना ग्लूकोज ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो फिर क्या यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। यार कहाँ चला गया ये, हम 37 पे थे ना। इसको साफ करते हैं, असल में ना ये पसीने की वजह से ना स्क्रीन इसकी खराब हो जाती है। डीअमाइनेशन इन लीवर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स, बेटे इससे पहले आपको प्रोटीन की पूरी मेटाबॉलिज्म आनी चाहिए, जो कि आपके PMDC सिलेबस में हम वही कर लेते हैं पहले, ठीक है।
बेटा प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि अमाइनो ग्रुप होता है एंड कार्बन स्केलेटन होता है, ठीक है। जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो ये अमाइनो एसिड में और इसमें कार्बन स्केलेटन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है बेटा। अब ये फर्दर क्या करता है बेटे, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इसकी डीअमाइनेशन हो जाती है। मतलब जो आपका अमाइनो एसिड था, सॉरी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कंफ्यूज कर गया आपको, इसका एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोटीन आपको क्या पता है किससे मिलकर बना होता है बेटे, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जो होते हैं बेटे उसके क्या क्या कंपोनेंट होता है, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बन स्केलेटन, ठीक है। जो अमाइनो ग्रुप होता है अगर अगर आप उसको रिमूव कर दो उससे अमाइनो अमाइनो एसिड से, तो उसे क्या कहते हो, डीअमाइनेशन। क्या कहते हो, डीअमाइनेशन, ठीक है बेटे। डीअमाइनेशन इज योर नॉर्मल प्रोसेस। फिर उससे क्या होता है कि अमोनिया बन जाता है बेटे, ठीक है। अमोनिया जब बच जाता है बेटे वो कहाँ जाता है बेटे, यूरिया साइकिल में जाता है, चैप्टर नंबर 15 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये बॉडी के अंदर अमोनिया अकोमुलेट हो जाए, ठीक है, तो वो टॉक्सिक लेवल है, वो पैथोलॉजी है बेटे, वो डिजीज है, फिजियोलॉजी नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब बच जाता है बेटे आपका कार्बन स्केलेटन, ठीक है बेटे। कार्बन स्केलेटन बेटे डिपेंड करता है कि उसका जो आर ग्रुप है उसके अंदर आपको पता है वो कौन सा अमाइनो अमाइनो एसिड अटैच है, कौन सा है, क्या नहीं है, जो भी है, ठीक है बेटे। उसका ये है कि वो फिर फर्दर डिपेंड करता है कि उसने कहाँ इंटर होना है ग्लूकोज के अंदर। या तो उसने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंटर होना है, या तो उसने क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होना है, कहाँ इंटर होना है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। आपको पता है कितने अमाइनो एसिड होते हैं बेटा, 20 काइंड के अमाइनो एसिड होते हैं ना, ठीक है बेटे। वो डिपेंड करता है, कुछ होते हैं बेटे वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरुवेट क्या करता है बेटे, वो फिर कहाँ इंटर होता है, वो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीडेशन में इंटर होता है, ठीक है बेटे। और जैसे एलानीन है, सीरीन है, आप आपको नाम तैयार करने की जरूरत नहीं है बेटे, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करो ये डिपेंड कर रहा है बेटे, हमने कहा था अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, बाकी जो कार्बन स्केलेटन बन जाता है उसका क्या फेट होता है, उसकी क्या किस्मत होती है आगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड था वो, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। समझ आ रही है कि नहीं बेटा। तो कार्बन स्केलेटन जो पीछे बच जाता है वो उसका जो फेट है वो डिपेंड होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड था। अगर वो अमाइनो एसिड था बेटा कि एलानिन सीरीन वगैरह फर्ज किया, तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन होती है, वो फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है, ठीक है। इसी तरह कुछ होते हैं बेटे वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिटाइल कोए क्या थे वो बेटे, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल में इंटर हो जाते हैं, ठीक है बेटे। जैसे एसिटाइल कोए में कौन कन्वर्ट होता है, लियोसीन वगैरह, आइसोलियोसिन वगैरह। आप नाम तैयार ना भी करो, सिर्फ एक बात समझ लो कि जो आर ग्रुप होता है बेटे उस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ इंटर होगा ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन के अंदर। आया वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर इंटर होगा, आया वो क्रॉस साइकिल के अंदर इंटर होगा। समझ आ रही है बेटे। इसके अलावा कुछ आर ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो क्रॉस साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, आपको याद होगा इंटरमीडिएट्स कौन कौन से थे, ग्लूटामेट, अल्फा ग्लूटामेट, ठीक है। जैसे ग्लूटामेट होता है बेटे वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटामेट, ग्लूटारेट। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या था बेटे, वो आपका क्रॉस साइकिल का इंटरमीडिएट था, वो साइकिल चला रहा था, ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं बेटे वो जैसे वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं किसके अंदर, क्रब साइकिल के अंदर एज देयर इंटरमीडिएट। जैसे ग्लूटामेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटे, एल्फो कीटो ग्लूटारेट, ठीक है बेटे। आस्पार्टेट होता है जो आपका अमाइनो एसिड, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। आपको पता है ऑक्सैलो एसीटेट क्या करता है, क्या करता है, क्रब साइकिल को आपको पता है कि वहां से स्टार्ट होता है, ऐसे ही होता है ना मेरे ख्याल से, क्लब साइकिल वहीं से स्टार्ट होता है ना, ऑक्सैलो एसीटेट से। वैसे तो साइकिल है लेकिन ये क्या वहां से स्टार्ट करो, एसिटाइल को आता है वह एक्सैलो एसीटेट वहां पे उसके अंदर लगता है, फिर वो स्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटे। तो ये बताना चाह रहा था कि जो अमाइनो एसिड है आर ग्रुप का अमाइनो एसिड, आर ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उसका फेट क्या होगा, कि वो किस स्टेज के अंदर ग्लूकोज के जो मेटाबॉलिज्म है या रेस्पिरेशन है उसके अंदर इंटर होगा, ठीक है। बाकी एग्जांपल तैयार ना भी करें तो आपकी मर्जी, ठीक है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड, गुड। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच डायरेक्टली अकोमुलेट इन ब्लड, नो ये तो पैथोलॉजी होगी, ठीक है, गलत है ये। क्योंकि अमोनिया क्या करता है, यूरिया साइकिल में जाता है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन स्केलेटन इनटू इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस, ये देखो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया भी यूरिया साइकिल, ये भी होता ही है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, जहां दो होगा वो गलत है बेटे, गलत, ये भी गलत, दूसरा भी गलत, और ये भी गलत। तो क्या आना चाहिए, 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोटीन मस्ट अंडरगो डीअमाइनेशन बिफोर एंटरिंग द ग्लाइकोलाइसिस द क्रेब्स साइकिल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फैट्स यील्ड ग्लिसरॉल। फैट्स यील्ड ग्लिसरॉल, ठीक है। वेट इन द ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्टली, बिल्कुल इसकी फास्फोरिलेशन होगी तो वो किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्टली इंटर हो जाएगा। प्रोटीन यील्ड्स नो किलो कैलोरीज, नो। ये तो किसकी बात कर रहे हैं, ये तो फैट्स करता है ना बेटे, 9 किलो कैलोरीज। प्रोटीन क्या करता था मेरे ख्याल से, 4.5 या 4 करता था किलो कैलोरीज। ठीक है। तो प्रोटीन क्या था बेटे, 4.5 नहीं 4 किलो कैलोरीज था। तो ये गलत है, मतलब जहाँ 3 होगा तो वो गलत है, ये गलत है। ठीक है। ये भी आप कह सकते हो कि गलत होगा। ठीक है, तो दो ए और सी बच गया। फैटी एसिड इंटरक्रप्सिकल एंड एसिड कोई, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब एक भी ठीक है, ठीक है, दो भी ठीक है, चार भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फंक्शन ऑफ कोएंजाइम क्यू इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज टू। बेटे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये आपकी एफटीपी की लाइन उठाई है मैंने। लिपिड सॉल्युबल है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम सी, वो प्रोटीन है बेटे। वो क्या है, वो प्रोटीन है, स्मॉल मोबाइल प्रोटीन है, वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बेटे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एफटीपी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कम्प्लेक्सेस का जिक्र है, तो आपको कम्प्लेक्सेस आने चाहिए। ठीक है बेटे, चलो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है बेटे, कम्प्लेक्स वन, कम्प्लेक्स टू। वैसे ये तो रूमन में लिखना चाहिए, मैंने इसमें लिख दिया। हमारे पास पीछे 6 मिनट रहेगी और हमें एमसीक्यूज ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 4। बेटा समझिएगा, जो NADH होता है ना, वो इसको देता है, ये किसको देता है, को एंजाइम क्यू को, ये कैरियर है। ठीक है। और जो FADH2 होता है बेटे, वो इसको देता है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर फिर को एंजाइम क्यू को देता है, क्योंकि मोबाइल कैरियर था, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है। अब क्यू, CO मतलब एक जो कोएंजाइम क्यू है, वो क्या करता है, वो 3 के पास जाता है। वो क्या करता है बेटा, 3 के पास जाता है। 3 क्या था बेटे, उसको हम कहते थे साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स। इसको 1 को क्या कहते थे, NADH डिहाइड्रोजनेट कम्प्लेक्स। 2 को क्या कहते थे, FADH डिहाइड्रोजनेट कम्प्लेक्स, आपके एफटीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जो 3 था बेटे, उसको आप कहते थे साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स। मतलब ये क्या करता है बेटे, जब QO, जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, ये किस में जाता था बेटे, साइटोक्रोम बी में। ठीक है, साइटोक्रोम बी किस में जाएगा बेटे, साइटोक्रोम C1 में। ठीक है, इस तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आपकी चल रही होती है। फिर ये जाता है बेटे साइटोक्रोम सी में। और हमने क्या कहा था, साइटोक्रोम सी क्या होता है बेटे, कैरियर होता है। ठीक है, वो 3 से लेता है 4 में देता है। वो क्या करता है बेटे, फिर वो आगे जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स में, यानी कि कम्प्लेक्स 4 में उसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। मतलब वो किसको क्या करेगा, ऑक्सीडेज करेगा, किसको, साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम के सी क्या था, स्मॉल इंटरमीडिएट वो था, प्रोटीन थी। ठीक है बेटे, तो साइटोक्रोम सी को क्या करेगा, ऑक्सीडेज करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है बेटे, वो क्या करेगा फिर, साइटोक्रोम अगर आप 4 के अंदर जाओ तो बेटे कॉपर के अंदर जाता है पहले। किसके अंदर जाता है, कॉपर के अंदर। ठीक है, ये लिख नहीं रहा, फिर ऐसे ऐसे बता देता हूँ आपको। फिर वो किसके अंदर जाता है बेटा, साइटोक्रोम ए के अंदर। वो किसके अंदर जाता है बेटा, फिर साइटोक्रोम A3 के अंदर। और A3 जो होता है उसको फिर ऑक्सीजन रिसीव करता है, और उसके अंदर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, NADH कम्प्लेक्स 2, क्यों एंजाइम कम्प्लेक्स गलत है ये। ठीक है, NADH कम्प्लेक्स 2 कम्प्लेक्स 3। ठीक है, साइटोक्रोम C4, तो मतलब ये बी लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है बेटे, 5 4 मिनट रह गए एमसीक्यू। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटे, ऑक्सीजन है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑक्सीजन ही है। ठीक है। एटीपी सिंथेस रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग 85 एटीपी प्रोडक्शन। बेटे आपको जो एटीपी सिंथेस होता है ना, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, फर्ज किया। ठीक है, और ये मैं इसको M से लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स है। तो इंटर आपका एटीपी सिंथेस ऐसे पढ़ा होता है, यहाँ पे होता है F0, ये FTP के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे होता है F1। ठीक है, ये क्या करता है बेटे, ये प्रोटीन पंप करता है अंदर की तरफ,
सॉरी हाइड्रोजन पंप करता है अंदर की तरफ, ठीक है। और F1 क्या करता है बेटे, कैटालिटिक साइट है, मतलब ये एडीपी और फास्फेट को मिला के एटीपी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि एटीपी और एटीपी, एटीपी से एटी एडीपी जो होता है बेटे, उसके साथ जो फास्फेट लग के एटीपी प्रोड्यूस होता है, वो तो मैट्रिक्स के अंदर होता है ना। तो बेटे एफ जो ओ होता है ना बेटे, वो कैटालिटिक हेड नहीं होता। कैटालिटिक हेड कौन सा होता है बेटे, F1, ठीक है बेटे। और एफ चैनल किसका, F1 FO किसका होता है बेटे, वो चैनल होता है F0, वो चैनल होता है किसके अंदर, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसको प्रोटीन ग्रेडियंट भी चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट भी चाहिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है बेटे। अब मैं आपको मजे की बात बता दूं, कम्प्लेक्सिस की अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, कम्प्लेक्सिस की बात करते हैं, 1 2 3 4, आपने क्या कहा था, वन को क्या कहा था, NADH डिहाइड्रोनेट कम्प्लेक्स, ठीक है। क्या करता था, NADH को क्या करता था, डिहाइड्रोनेशन, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसकी करता था, ठीक है बेटे। FADH क्या था बेटे, वो क्या होता है, FADH डिहाइड्रोनेट कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है। ओनली कम्प्लेक्स जहां के ऊपर प्रोटोन की पंपिंग नहीं होती बेटा, वो है कम्प्लेक्स 2, ठीक है बेटे। जो कम्प्लेक्स 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया। 1 के ऊपर 4 प्रोटोन पंप होते हैं, 3 के ऊपर 4 प्रोटोन पंप होते हैं, 2 के ऊपर 2 प्रोटोन पंप होते हैं। मेरा बेटा याद रहेगा, ठीक है बेटे, क्लियर है। तो इस आप ये भी देखो कि FADH क्यों प्रोड्यूस कम करता है, एटीपी, आपने कहा ना एटीपी कम, दो करता है ना कम, और NADH क्या करता है, 3 प्रोड्यूस करता है, क्योंकि FADH इंटर कम्प्लेक्स 2 पे होता है, कम्प्लेक्स 1 पे नहीं होता। प्रोटोन पंप तो पहले हो गए थे 4, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग FADH अपना पूरा कोर्स जो दे रहा है, ठीक है, तो बेटे वो क्या करता है, वो 6 इलेक्ट्रॉन पंप करता है। और NADH क्या करता है, 10 इलेक्ट्रॉन पंप करता है। क्यों, क्योंकि कम्प्लेक्स 1 पे इंटर हो गया था FADH, वहां पे 4 पहले हो गए थे। और FADH क्या करता है, वो कम्प्लेक्स 2 पे इंटर होता है, और कहां कहां इलेक्ट्रॉन पंप करते हैं, कम्प्लेक्स 3 पे और 4 पे, कम्प्लेक्स 3 पे 4 और कम्प्लेक्स 4 पे 2। तो FADH टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पंप करता है ड्यूरिंग ETC, ठीक है। और NADH टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पंप करता है ड्यूरिंग ETC, ठीक है बेटे। इस वजह से आप की जो एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं, या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहना, आप उसको हाइड्रोजन भी समझ सकते हो, जब वापस आते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना ATP सिंथेज से, ठीक है बेटे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे तो उसकी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो अगर 6 इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो उसकी एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। इस वजह से NADH प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी लाइक 3 ATP एज कम्पेयर टू 2 ATP ऑफ NADH, ओ सॉरी FADH। तो मतलब एक सेंटेंस में बता देता हूँ, NADH प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी like 3 ATP as compared to less energy by FADH, that is 6 ATP. Thank you so much, beta.